तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में सन 1719 के अमेरिका के नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन को दिखाया जाता है, जहां पर कोमांचे कबीले के नारू नाम के एक हीलर को हम देख पाते हैं, यानी कि डॉक्टर। लेकिन नारू के अंदर अपने भाई की तरह शिकारी बनने का जुनून था, लेकिन कबीले के अंदर सबका काम बटा हुआ था। अगर नारू शिकारी बन गई तो कबीले के लोगों का इलाज कौन करेगा। लेकिन फिर भी नारू प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ती, इसीलिए उसकी स्किल भी बढ़ गई थी। बस नारू को एक शिकार चाहिए था और एक हिरन के जरिए उसके सामने ये मौका भी आ जाता है। नारू अपने डॉगी के साथ उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक आसमान से एक आवाज होती है और हिरन उसे सुन के वापस से भागने लगता है। नारू अपने डॉगी के साथ उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी अचानक नारू का डॉग एक लोहे के फंदे में फंस जाता है, जिसे देखने के बाद नारू को अजीब लगता है, क्योंकि लोहे के फंदे को इससे पहले उसने देखा नहीं था। वही दूसरी तरफ हिरन भी वापस से भाग चुका था, लेकिन तभी अचानक नारू की नजर ऊपर आसमान पे पड़ती है, जहाँ पर एक एलियन का स्पेसशिप अदृश्य होकर जा रहा था, जिसका मतलब एलियन धरती पे शिकार करने आ चुका था। लेकिन नारू को लगता है ये चीज एक पॉजिटिव साइन था, जो बात नारू अपने भाई टाबे को बताती है, और टाबे भी उसके बात को सपोर्ट करके एक हंट में ले जाने की बात कहता है। असल में दोस्तों उनके एक साथी को माउंटेन लाइन उठाकर ले गया था, जिसे खोजने के लिए टाबे अपने साथियों के साथ जाने वाला था, लेकिन उसके साथी नारू को अपने साथ लेने के लिए मना करते हैं। लेकिन टाबे कहता है उन्हें एक हीलर की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद सभी लोग मान जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम प्रीडेटर को अदृश्य हालत में घूमते हुए देख पाते हैं। अगले सीन में शिकार के एक पैटर्न को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक चींटी को मेंढक और मेंढक को एक सांप खा जाता है और अंत में सांप को मारता है प्रीडेटर। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि सांप और प्रीडेटर दोनों ही गर्मी को भाप लेते हैं। वही दूसरी तरफ टाबे को अपना साथी मिल जाता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, इसीलिए नारू उसे एक जड़ी बूटी खिलाती है ताकि उसके खून को बहने से रोका जा सके। इसके बाद सारे लोग मिलकर उसे कबीले की तरफ ले जाते हैं, लेकिन टाबे लाइन को मारने के लिए वहीं पर ही रुक जाता है। नारू उसे रुकने के लिए मना करती है, क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था लाइन किसी को तो देख के वापस से भागा था। लेकिन टाबे नारू को वापस से जाने के लिए कहता है। जाते हुए नारू को सांप का छिला हुआ शरीर मिलता है, जिसके पास एक बड़े से पैर का निशान था। अब नारू का शक और भी बढ़ चुका था, इसीलिए नारू कबीले के एक आदमी को लेकर अपने भाई के पास लौटती है, जहाँ पर उसका भाई शेर के सामने छुपा हुआ था। अब नारू के पास भी शेर को मारने का मौका था, इसीलिए नारू पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन तभी अचानक शेर उनके एक आदमी को मार डालता है और नारू की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक नारू एक आवाज सुन के नीचे की तरफ गिर जाती है, लेकिन गिरते समय नारू शेर को जख्मी कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं नारू की आंख खुलती है, जहाँ पर ताबे उसको छोड़ के शेर को मारने के लिए गया था। इसके बाद हम देखते हैं ताबे शेर को मार के सबसे बड़ा हंटर बन जाता है, जो बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रही थी। सबको लगा था बला टल गई है, लेकिन नारू को पता था अभी भी एक खतरनाक शिकारी खुलेआम घूम रहा है। लेकिन टाबे उसका मजाक उड़ाता है और कहता है एक शेर तो तुमसे संभाला नहीं गया। लेकिन टाबे को भी पता था शेर को जख्मी नारू ने ही किया था, जिससे उसका काम बहुत ही आसान हो गया था। अगले दिन नारू जंगल में जाती है प्रीडेटर को पकड़ने के लिए। वही दूसरी तरफ प्रीडेटर भी एक फॉक्स का शिकार करता है। जंगल में जाते हुए नारू को बहुत सारे मरे हुए बाइसन मिलते हैं, जिनके शरीर में स्किन नहीं था। वहीं पर नारू को एक सिगार भी पड़ा हुआ मिलता है, जिसका मतलब एक हम प्रीडेटर का नहीं इंसानों का था। इसके बाद नारू अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत सारे रैबिट को पकड़ती है। वही दूसरी तरफ प्रीडेटर मरे हुए फॉक्स के सर को इनाम की तरह अपने पास ही रख लेता है। जंगल में जाते हुए नारू एक दलदल में फंस जाती है और किसी तरीके से खुद को निकालती है। अगले सीन में हम देखते हैं नारू एक भालू का शिकार करने जाती है, लेकिन भालू को उसकी भनक लग जाती है और नारू को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। नारू उसे तीर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक उसके तीर की रस्सी टूट जाती है। लेकिन तभी अचानक नारू का डॉगी भालू का ध्यान भटकाता है, जिसके बाद नारू तीर को ठीक करके भालू के ऊपर निशाना साधती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और भालू उसे मारने के लिए दौड़ता है। नारू किसी तरीके से एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, उसकी जान जाने ही वाली थी कि तभी अचानक भालू रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने प्रीडेटर था। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है और भालू प्रीडेटर को जख्मी कर देता है। प्रीडेटर का हरा खून भालू के ऊपर था, लेकिन वो तो सिर्फ भालू को भाप रहा था। जिसके बाद प्रीडेटर भालू को एक मुक्का मार के ढेर कर देता है और उसके खून से खुद को नहलाता है, जिसे देखने के बाद नारू की आंखें फटी के फटी रह जाती है और नारू तैर के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन प्रीडेटर की नजर उसके ऊपर थी। जंगल में जाते हुए नारू को कबीले के लोग मिलते हैं, जो नारू को खोजने के लिए आए थे। नारू उन्हें वार्न करती है, लेकिन जाहिर है कि वो नारू की बात नहीं मानते और उसे बंदी बना लेते हैं। वही दूसरी तरफ प्रीडेटर भी सब कुछ देख रहा था, उनके हाथ के हथियार को भाप रहा था कि तभी अचानक एक आदमी के चेहरे के ऊपर लेजर आती है और शुरू हो जाती है खून की होली। प्रीडेटर एक एक करके सबको मारना शुरू करता है, लेकिन एक तीर आके उसको भी लग जाता है। जिसके बाद हम पहली बार प्रीडेटर के चेहरे को देख पाते हैं। उसके मुंह के ऊपर एक अत्याधुनिक मास्क था, जिसके जरिए वो अपने शिकार को मार पाता था और इसी मास्क के जरिए वो हिट को भी भापता था। उसके शरीर में कोई भी कवच नहीं था, इसीलिए शायद उसे भालू मार पाया था। इसके बाद हम देखते सभी को मारने के बाद प्रीडेटर नारू के पीछे जाता है, लेकिन दौड़ते हुए नारू एक फंदे में फंस जाती है। नारू की जान जाने वाली थी, लेकिन शॉकिंगली प्रीडेटर उसे छोड़
देता है क्योंकि अब नारू उसके लिए खतरा नहीं था, क्योंकि नारू निहत्थी थी। लेकिन तभी अचानक कुछ फ्रेंच आदमी नारू के ऊपर हमला करते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने बाइसन को मारा था और ये लोहे का फंदा भी उन्हीं का था। नारू की जब आँख खुलती है तो वो पिंजरे के अंदर बंद थी, जहाँ पर फ्रेंचमैन का एक ट्रांसलेटर वहाँ पर आता है और प्रीडेटर के बारे में पूछता है, लेकिन नारू के पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। तब फ्रेंचमैन का लीडर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और शॉकिंगली नारू के भाई टाबे को सामने लाता है, जिसको उन्होंने पकड़ लिया था। इसके बाद फ्रेंचमैन उसके शरीर में कट मारते हैं, जिससे नारू की चिंता और भी बढ़ जाती है। अगले दिन सुबह नारू और टाबे को चारे के तौर पर रख दिया जाता है, लेकिन हंटर्स को पता नहीं था प्रीडेटर निहत्थे के ऊपर हमला नहीं करता। जहाँ पर उसे खतरा दिखता है प्रीडेटर वहीं पर ही हमला करता है और ये बात नारू को भी पता था। लेकिन तभी अचानक प्रीडेटर एक एक करके सबको बेरहमी से मारना शुरू करता है और अपने असली चेहरे को सबके सामने दिखाता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक था। हंटर्स भी उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन शैतान के सामने कौन टिक सका है। वही दूसरी तरफ नारू और टाबे अपने रस्सी को छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद टाबे घोड़ा लाने के लिए जाता है और नारू अपने डॉग को लेने। लेकिन एक हंटर नारू के डॉग को मारने ही वाला था, तभी नारू आके उसे बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं एक हंटर नारू के पास मदद मांगता है, जिसके बदले में हंटर नारू को बंदूक चलाना सिखाएगा, जिसके लिए नारू मान जाती है और हंटर का दर्द कम करने के लिए उसे फूल खिलाती है। बदले में हंटर नारू को बंदूक चलाना सिखाता है। लेकिन तभी अचानक प्रीडेटर वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद हंटर मरने का नाटक करता है और नारू जाके छुप जाती है। प्रीडेटर भी हंटर को देख नहीं पाता, क्योंकि फूल खाने के बाद उसके शरीर का तापमान ठंडा था, जो नारू नोटिस करती है। लेकिन तभी अचानक प्रीडेटर का पैर पड़ने से हंटर चीख उठता है और उसकी जान चली जाती है। इसके बाद प्रीडेटर की नजर नारू के ऊपर पड़ती है। नारू प्रीडेटर को बंदूक से मारने की कोशिश करती है, लेकिन बारूद कम होने से बंदूक चलती नहीं। लेकिन तभी अचानक टाबे उसके शरीर में एक भाले को घुसा देता है, जिससे प्रीडेटर तड़पने लगता है और कुछ ही मिनट में अदृश्य हो जाता है। टाबे को पता था उसकी जान जाने वाली है, इसीलिए टाबे नारू को जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक प्रीडेटर उसके शरीर में अपने दोनों चाकू को घुसा देता है। मरते हुए भी टाबे प्रीडेटर को रोकता है, लेकिन प्रीडेटर उसको खत्म कर देता है। नारू किसी तरीके से भाग के खुद को बचाती है और जंगल में जाते हुए नारू को फ्रेंचमैन का लीडर मिल जाता है, जिसके बाद नारू उसको बेहोश करके उसका चारा बनाती है। उसके दोनों पैर को काट देती है, जिसको चूहे खा रहे थे। टाबे का बदला नारू को तो लेना ही था। इसके बाद हम देखते हैं नारू उसी फूल को खा लेती है, क्योंकि उसे पता था प्रीडेटर शरीर के गर्मी को भाप लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं नारू का प्लान कामयाब होता है। प्रीडेटर फ्रेंचमैन को मार देता है, लेकिन तभी अचानक नारू पीछे से आके प्रीडेटर के सर में गोली मारती है, जिसके वजह से उसके मुंह का मास्क नीचे गिर जाता है। नारू को पहले से ही पता था मास्क के जरिए प्रीडेटर शिकार करता है, इसीलिए नारू मास्क को लेके अपने बनाए हुए जाल की तरफ भागती है। प्रीडेटर जब वहाँ पर पहुँचता है तो नारू उसके ऊपर हमला करती है। प्रीडेटर उसको मारने ही वाला था कि तभी अचानक नारू का डॉग आके उसे बचा लेती है, जिसके बाद नारू उसी के हथियार से प्रीडेटर के हाथ को काट देती है और उसके दांत को उखाड़ के उसी के शरीर में घोंप देती है, जिससे प्रीडेटर बहुत ही कमजोर हो चुका था, जिसका फायदा उठा के नारू उसे दलदल के अंदर घुसा देती है। लेकिन प्रीडेटर खुद को संभालता है और नारू को मारने के लिए तीर को तैयार करता है। नारू भी प्रीडेटर की तरफ खुखार नजरों से देखती है, जिसके बाद प्रीडेटर तीर को नारू की तरफ छोड़ता है, लेकिन शॉकिंगली तीर घूम के उसी के सर के पार हो जाता है और वहीं पर प्रीडेटर की मौत हो जाती है। असल में दोस्तों नारू ने पहले से ही प्लान को बना रखा था। उसने प्रीडेटर के मास्क को उसी के सर के सामने रख दिया था, जिसकी लेजर लाइट प्रीडेटर के सर के ऊपर थी। इसीलिए प्रीडेटर ने जब नारू की तरफ तीर को मारा था तो वो घूम के उसी के सिर के आर पार हो गया। नारू ने अपना पहला हंट कर लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं नारू प्रीडेटर के सर को लेके कबीले में जाती है। उसके पूरे मुंह पे प्रीडेटर का हरा खून था और उसके हाथ में था वही बंदूक। नारू ने खुद को शिकारी के तौर पे प्रूव किया था, इसीलिए कबीले के लोग उसे अगला नेता मान लेते हैं। मूवी के अंत में हम बहुत सारे स्पेसशिप को कबीले की तरफ आते हुए देख पाते हैं, जिसका मतलब था बला अभी टली नहीं और ये शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।